सेक्शन 105 सी से आज की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि 105 ए एंड 105 बी वो हमने कल पढ़ ही लिया था। 105 सी से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 7 ए जो किससे डील करता है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से रिलेटेड डील करता है ये, ठीक है। और जो इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वर्ड का मेजर रोल है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है सेक्शन 105 सी में। ये लिखता है assistance in relation to orders of attachment और forfeiture of property। तो इसको आपको समझना चाहिए कि ये अटैचमेंट क्या होता है और फोरफीचर क्या होता है। देखिए, जब कोई पर्सन के अगेंस्ट में सम्मन्स इशू किया जाए, यानी बुलावा पत्र उसको भेजा जाए और वो ना आए, तो उसके अगेंस्ट में वारंट इशू कर दिया जाता है, ठीक है, उसके गिरफ्तारी के वारंट। और अगर वो वारंट क्या है, एक अथॉरिटी लेटर है पुलिस ऑफिसर को, और वो वारंट से भी एब्सकंड करे, बचने की कोशिश करे, कहीं भगोड़ा हो जाए, तो फिर उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, प्रोक्लेमेशन उसके लिए कर देते हैं। और उसके बावजूद भी वो नहीं पकड़ में आता है, तो फिर हम उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देते हैं। ये सब हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं ना। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ पर्सन्स वाले में वो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी बात वही हो रही है, असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट को हिंदी में कहते हैं कुरक करना या कुर्की। और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फोरफीचर का मतलब उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेती है जो गवर्नमेंट है, जो कोर्ट है, और फिर उसको अगर सेल करना चाहे तो सेल भी कर देते हैं। वो सारे प्रोविजंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि कितने टाइम पीरियड तक प्रॉपर्टी को रखा जाता है और फिर कितने टाइम पीरियड में सेल कर सकते हैं, और फोर फीचर को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन कितने टाइम में लग सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे कौन से अटैचमेंट और कौन से फोर फीचर की बात हो रही है? ऐसे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ में है, ऐसे फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी की जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, अपने विद इन कंट्री वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। वेयर कोर्ट इन इंडिया हैज़ रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रख लो कि यहाँ पे हम किसको पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोर्ट ऑफ इंडिया को, कोर्ट इन इंडिया को। दोनों तरह की पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कोर्ट आउटसाइड इंडिया का भी पढ़ेंगे और कोर्ट इनसाइड इंडिया का भी पढ़ेंगे। तो पहले कोर्ट इन इंडिया has reasonable grounds to believe that any property obtained by any person is derived or obtained directly or indirectly by such person from the commission of an offense। अगर इंडिया की किसी कोर्ट को ऐसा संदेह होता है, ऐसा उसको लगता है कि ये जो कोई प्रॉपर्टी है ये कैसे ऑब्टेंड की है पर्सन ने, ये ऑब्टेंड की है उस पर्सन ने फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब कोई अपराध कारित करके ये संपत्ति उसने अर्जित की है। अगर कोर्ट को ये महसूस होता है, जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोर्ट इन इंडिया हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अगर हमारी भारत के किसी न्यायालय को ये संदेह होता है और इस बात का उनको मानने का पूर्ण उनके पास कारण रहता है कि ये जो संपत्ति अर्जित की गई है किसी व्यक्ति द्वारा, ये संपत्ति किसी अपराध को कारित करके की गई है अर्जित, ठीक है, फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, इट मे मेक एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और फोरफीचर ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कुर्की और जब्ती करने के आदेश ये न्यायालय दे सकता है। इट मे मेक लिखा है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कोर्ट को अगर और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो वो उनको ध्यान दे, लेकिन अगर फिर भी कोर्ट को लगता है कि नहीं ज़रूरी है, अगर हम इसकी संपत्ति को कुर्क नहीं करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को हम अटैच नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये प्रॉपर्टी को बेच के भाग जाए और ऐसा सब कर दे, ठीक है। तो कोर्ट में मेक एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और forfeiture of such property as it may deem fit under the provisions of section 105D to section 105J both inclusive। यानी कि अब ये जो अटैचमेंट और फोरफीचर का प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर कहाँ पे दे रखा है? सेक्शन 105D से लेकर सेक्शन 105J तक दे रखा है कि ये फोरफीचर और का प्रोसीजर क्या रहेगा और अटैचमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा उस प्रॉपर्टी का। क्या बात थी? कोर्ट इन इंडिया की बात थी। नेक्स्ट सब सेक्शन देखिए,
where the court has made an order for attachment or forfeiture of any property under subsection 1 and such property is suspected, आगे देखिए क्या लिख रहा है, such property is suspected to be in a contracting state। कैमरा जिसका भी ऑन है बंद कर दीजिए, लोपामुद्रा कैमरा ऑफ कर दीजिए। तो क्या लिख रहा है सबसेक्शन 2 में? सबसेक्शन 1 में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि भाई अगर किसी कोर्ट को ये लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी ऑफेंस को कमिट करके लाई गई है तो उस प्रॉपर्टी को वो अटैच कर लेगा, फोरफिट कर देगा। और फिर सबसेक्शन 2 में लिखता है अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, सच प्रॉपर्टी इज सस्पेक्टेड टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मैंने अभी भी आपको बताया था जिस किसी कंट्री के साथ में हमारे कंट्री की ट्रीटी साइन हो रखी है, ठीक है। तो सच प्रॉपर्टी इज सस्पेक्टेड टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ना तो सम्मन्स है, ना ही वारंट है, ना ही कुछ और है, बल्कि क्या है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है। सम्मन्स या वारंट नहीं है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है। द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर। तो फिर जो ये कोर्ट है, ये कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के कंपिटेंट अथॉरिटी को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करेगी इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन की रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई ये हमने ऑर्डर निकाला है, इसको आप कृपया करके एग्जीक्यूट करवाएं, इसका निष्पादन करें। सबसेक्शन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, where a letter of request is received by the central government from the court or an authority in a, अब बात आती है कि किसी अदर कंट्री से जब रिसीव हो। यहाँ तक तो क्लियर है? सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कोई डाउट हो तो बोलिए। अब सबसेक्शन नंबर 3 में देखिए क्या लिखता है, where a letter of request is received by the central government from a court or an authority in a contracting state। देखो सबसेक्शन 1 में तो उसने कहा कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर है तो उसको अटैच करने के ऑर्डर हो जाएंगे। सबसेक्शन 2 में कहा कि ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, बाहर है, तो हमारी इंडिया के कोर्ट क्या करेगी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड कर देगी, ठीक है, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड कर देगी। सबसेक्शन 3 में कह रहा है ऐसा कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अगर हमारी गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है, सिचुएशन समझ रहे हैं, बाहर के किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने अब हमारी कंट्री को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है, क्या लिखा है देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, where a letter of request is received by the central government from a country or an authority in a contracting state। इस बार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, रिक्वेस्टिंग अटैचमेंट और फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंडिया, कि इंडिया में उसको किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है उसको फोरफीट और अटैच करने के लिए, डिराइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन फ्रॉम द कमीशन of an offence committed in that contracting state, the central government may forward such letter of request to the court as it thinks fit for execution in accordance with the provisions of section 105D to 105J, both inclusive or as the case may be any other law for the timing in force। तो बस इतना ही लिखा है कि ऐसा होगा तो उसका जो एग्जीक्यूशन है उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का वो कैसे किया जाएगा, जैसा कि सेक्शन 105D से लेकर सेक्शन 105J तक स्पेसिफाइड है, उस तरीके से किया जाएगा। भाई कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, भाई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में आप ले लीजिए सपोज कि जैसे कोई अपने दुबई है, श्रीलंका है, ठीक है, इनके साथ में अपने लोगों की सबकी संधि है अच्छी सी, तो वहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है जो वहाँ पे कोई ऑफेंस कर लेता है और वो ऑफेंस कर लेता है और उस ऑफेंस को कमिट करके वो प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में परचेज कर लेता है और इंडिया में अब उसकी प्रॉपर्टी है और वहाँ पे वो फिर वहाँ से भाग जाता है या कुछ भी है ऐसी सिचुएशन। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच करना चाहती है, तो क्या करेगी, वो सेक्शन 105C का सब सेक्शन नंबर 3 का यूज़ करेगी कि एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमारी मोदी सरकार को भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है देखिए, ठीक है, तो वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमारी मोदी सरकार को भेजेंगे और फिर हमारी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसे कैसे एग्जीक्यूट करेगी, वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेगी जैसा 105D से लेकर 105J तक स्पेसिफाइड है। सेक्शन 105D से
डी टू सेक्शन 105J स्पेसिफाइज रिगार्डिंग दैट, इसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि फिर जब बार बार सेक्शन 105D से J की बात हो रही है तो जरा देख ही लिया जाए कि सेक्शन 100D में क्या प्रोसेस बताया गया है फॉर द अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय कमीशन ऑफ सम ऑफेंस। ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है ये कोई ऑफेंस कमिट करके एक्वायर की है, लॉफुल मीन से नहीं की है बल्कि अनलॉफुल मीन से की है। चोरी की भी हो सकती है, किसी के साथ एक्सटॉर्शन कोरेशन करके भी हो सकती है, कोई किसी भी तरह का अनलॉफुल एक्ट करके, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करके अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो ऐसी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए क्या प्रोसीजर होगा। ऐसी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए सेक्शन 105D से लेकर सेक्शन 105J तक जो प्रोविजंस बताए गए हैं वो यूज़ किए जाएंगे, ये लिखा है। ठीक है, तो देख लें जरा 105D सेक्शन 105D में क्या लिखा है। ये लिख रहा है आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो ऐसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करो, उसको देखो कि भी कहाँ पे है। ये इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका जो एक्विजिशन है, जिनको अनलॉफुल मींस के थ्रू एक्वायर किया गया है। जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है, जो उसका ओनर है, उस ओनर ने इसको लॉफुल तरीके से नहीं बल्कि अनलॉफुल तरीके से अगर एक्वायर किया है तो पहले तो उनको तलाशा जाए, आइडेंटिफिकेशन किया जाए उनका। ठीक है, द कोर्ट शैल, ये सबसे सेक्शन 105D में पढ़ रहा हूँ, आप लोग अगर बेरक लेके बैठे तो उसमें ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीन पे तो मैंने शेयर कर ही रखा है। द कोर्ट शैल अंडर सबसेक्शन नंबर 1 or on receipt of a letter of request under subsection number 3 of section 105C। तो देखो एक तो सबसेक्शन 1 बता रहा था, 105C का सबसेक्शन 1 क्या बता रहा था कि अगर इंडिया की किसी कोर्ट को ऐसा कोई संदेह होता है कि ये प्रॉपर्टी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू एक्वायर की है तो वो उसके अटैचमेंट के लिए ऑर्डर इशू कर देगा। और सेक्शन 105C का सबसेक्शन 3 क्या बता रहा था कि अगर कोई ऐसा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से रिसीव हुआ है तो जी बोलिए सर, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। सेक्शन 105D के सबसेक्शन 1 में सिर्फ इतना ही लिखा है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको ट्रेस किया जाएगा। अच्छा, ये करेगा कौन, कौन सी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमें सेक्शन 105C में ऑर्डर मिला है या फिर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिला है। ऑर्डर कहाँ से मिला है? इंडिया की ही किसी कोर्ट से। और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ से मिला है? बाहर की किसी कोर्ट से, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की कोर्ट से। ठीक है, तो 105C में किसी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हमें कोई ऑर्डर या लेटर मिला है तो ऐसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको ट्रेस किया जाएगा, उसको ढूंढा जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये कौन आइडेंटिफाई करेगा, कौन ढूंढेगा। तो उसके लिए लिखा है, उसके लिए लिखता है यहाँ पे कि ये एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर मिले थे सेक्शन 105C में, इसके लिए इस जिस प्रॉपर्टी के लिए उस प्रॉपर्टी को ढूंढने का काम कौन करेगा? एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वगैरह नहीं चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, द स्टेप referred to in subsection 1 may include any inquiry, investigation or survey in respect of any person, place, property, assets, document, books of accounts in any rank, any bank or public financial institutions or any other relevant matters। ये लिख रहा है सिंपल सा कि ऐसी प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए, ऐसी प्रॉपर्टी को, अच्छा ट्रेसिंग की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? ट्रेसिंग की डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन 105A में, कल हमने डिस्कस किया था। तो ऐसी किसी प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अगर उस पुलिस ऑफिसर को कोई इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई सर्वे करने की जरूरत पड़ती है तो वो कर सकता है। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे किसका? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी प्रॉपर्टी का, किसी एसेट का, किसी डॉक्यूमेंट का, किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, इन एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहीं पे भी जाके अगर उसको, बात इतनी सी है कि
उसको ऑर्डर्स मिले हैं, उसको डायरेक्शंस मिले हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को ढूंढो, तलाशो, आइडेंटिफाई करो, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको जो भी एक्ट करना पड़ेगा, कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सर्वे करना पड़े, किसी पर्सन की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सर्वे करना हो, किसी प्लेस प्रॉपर्टी की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सर्वे करना हो, किसी डॉक्यूमेंट्स की या बुक ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक, किसी के बैंक अकाउंट सीज करके करना हो, कुछ भी ऐसा कुछ भी, वो सब वो कर सकेगा। इतना सा लिखा है सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन or survey referred to in subsection 2 shall be carried out by an officer mentioned in subsection 1 in accordance with such directions issued by the said court in this behalf. और ऐसा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे जो करेगा वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय कोर्ट ही करेगा, अपनी दादागिरी नहीं करे, जैसा कोर्ट ने उसको ऑर्डर स्पेसिफाई किए हैं, डायरेक्शंस इशू किए हैं, उन्हीं के अनुसार वो करे। चलिए, तो क्या था सेक्शन 105D में? सिर्फ एक ही वर्ड आपको याद रखना है, आइडेंटिफाई। सेक्शन 105D में तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि आइडेंटिफाई की जाएगी वो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जिसके लिए ऑर्डर या फिर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है। ऑर्डर कहाँ से रिसीव हुआ है? इंडिया के विद इन से। और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ से रिसीव हुआ है? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से। सेक्शन 105E, सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब जैसे ही वो पहले तो 105D में तो आप प्रॉपर्टी को ढूंढा, उसको ट्रेस किया, आइडेंटिफाई किया। अब जब आपको वो प्रॉपर्टी मिल गई तो आप उसको क्या करोगे? यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो क्या करेगा? उसको या तो सीज कर देगा प्रॉपर्टी को, या फिर उसको अटैच कर लेगा। वेयर एनी ऑफिसर conducting an inquiry or investigation under section 105D has a reason to believe that any property in relation to which such inquiry or investigation is being conducted is likely to be concealed, transferred और dealt। मैं अंडरलाइन करता हूँ इन तीनों वर्ड्स को, ध्यान रखना क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखता है ये कि जिस प्रॉपर्टी को सेक्शन 105D में वो ढूंढ रहा है, उस प्रॉपर्टी के बारे में अगर उसे पता चलता है कि कोई उसे छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, यानी किसी को बेचने की कोशिश कर रहा है, और डेल्ट विद इन एनी मैनर विच विल रिजल्ट इन डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी, या फिर कोई और ऐसा तरीका जिसकी वजह से वो संपत्ति खत्म हो जाएगी, बेच बाज के भागने की तैयारी में है वो, ही मे मेक एन ऑर्डर फॉर सीजिंग सच प्रॉपर्टी एंड वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल to seize such property, he may make an order of attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise dealt with except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned। तो जैसे ही उसको ऐसा कुछ पता चले कि जिस संपत्ति को हम ढूंढ रहे हैं ना, इस पर संपत्ति को तो वो इंसान बेच के और छुपा के और बस भागने वाला है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वो अटैचमेंट और सीजर के ऑर्डर कर देगा, और उसमें ये लिख दिया जाएगा कि जब तक कि मेरी परमिशन ना मिले आप इसको बेच नहीं सकते, डिस्पोज नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, और उसको छुपा के नहीं रख सकते, उसको सीज और अटैचमेंट के ऑर्डर कर देगा। सबसेक्शन नंबर 2 में देखिए क्या लिख रहा है। एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल have no effect unless the said order is confirmed by an order of the said court within a period of 30 days of its being made। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको आप ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है कि सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 किसका? सेक्शन 105E का सबसेक्शन 1, उसमें क्या करा? एक पुलिस ऑफिसर ने एक प्रॉपर्टी को अटैच और सीज किया है। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसके कंसीलमेंट या फिर ट्रांसफर का डाउट था, उस बार उसके अटैचमेंट और सीजर का ऑर्डर किया उसने। अब ये ऑर्डर जो है ना, ये इफेक्ट में नहीं रहेगा, शैल हैव नो इफेक्ट। कब तक की? अगर ऑर्डर इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर वो जो कोर्ट जिसने ऑर्डर दिए थे, डायरेक्शन दिए थे, जो अथॉरिटी दी थी, उस कोर्ट के ऑर्डर के साथ में ये मैच ना हो। यानी कि ऐसे ऑर्डर इशू करते ही वो पुलिस ऑफिसर जाके उस कोर्ट में बताएगा कि मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टी थी उसके अटैचमेंट के लिए और मैंने उसके सीजर के लिए ऑर्डर किए हैं, और फिर विद इन 30 डेज पीरियड वो कोर्ट उस सीजर को, उस अटैचमेंट को ऑथराइज करेगी कि हाँ ठीक है, ये सीजर और ये अटैचमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है, वैलिड और लीगल है। तो अदरवाइज विद इन 30 डेज इस पुलिस ऑफिसर की किसी ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। पुलिस ऑफिसर की इतनी पावर थोड़ी होती है कि किसी का प्रॉपर्टी को अटैच करके और ना लाइफ टाइम के लिए उसको रख दे।
वो तो फॉर अ टाइमिंग कर सकता है कि उसको डाउट लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी वही है जो मैं ढूंढ रहा था, तो उस प्रॉपर्टी को सीज करके कोर्ट में जाके बताया कि भाई देखिए जो आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे वही है कि ये वाली, कोर्ट को लगता है वही है, तो कोर्ट उसके ऑर्डर को क्या करेगी, कंफर्म कर देगी। कोर्ट को लगता है नहीं नहीं ये तो आप दूसरी प्रॉपर्टी को अटैच करके आ गए, ये वाली वो नहीं है, तो फिर वो उसका ऑर्डर खत्म हो जाएगा विद इन 30 डेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन दी है 30 डेज का, जो लिमिटेशन दिया, और जहाँ पे भी लिमिटेशन दी होती है ना वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है लिमिटेशन वाला। तो 30 डेज का टाइम पीरियड दिया है हमने किसको, उस पुलिस ऑफिसर को कोर्ट के ऑर्डर से कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये था सबसेक्शन, सॉरी ये था हमारा सेक्शन 105E। आज की क्लास में हमने तीन सेक्शंस को डिस्कस किया, सेक्शन 105C, D एंड E। उम्मीद करता हूँ तीनों सेक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो बाद में वीडियो को दोबारा इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब जस्ट इसके बाद में हम अपनी इंडियन एविडेंस एक्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे।